हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती स्कूल विज्ञा में। मैं HR विज्ञा आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो नया टॉपिक है वैदिक गणित में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर सभी विद्यार्थी घर पर हैं और बोर्ड की परीक्षा भी अभी उनकी होने बाकी है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अपने घर पर कुछ न कुछ सीखने के लिए मिले, ताकि वो गणित से संबंधित समस्याएं हैं उनको घर बैठे ही हल कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम ये खाली समय में वीडियो बना करके और YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस YouTube चैनल से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा होगी उससे पूर्व तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए सहायक हो सकता है, आपके अंकों में फ़ायदा कर सकता है, आपके अंकों को और अधिक बढ़ा सकता है। इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखें और फिर अपने आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वैदिक गणित। वैसे तो पिछले वीडियो में हमने वैदिक गणित के बारे में पढ़ा है और पढ़ते आ रहे हैं। वैदिक गणित के अंदर जो मूल संक्रियाएं होती है 4, उस मूल संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और उन मूल संक्रियाओं में से हमने योग संक्रिया के बारे में पढ़ लिया और गुणन संक्रिया के बारे में पढ़ लिया और अब व्यवकलन संक्रिया के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और अब लास्ट और अंतिम संक्रिया जो होती है वो है भाग संक्रिया। और इस भाग संक्रिया के अंदर 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। और आज पढ़ेंगे हम उस 3 भाग में से एक भाग जो सूत्र निखिलम विधि से भाग करना होता है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जरूर आएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं वैदिक गणित में भाग संक्रिया। और भाग संक्रिया में भी सूत्र निखिलम की सहायता से हम भाग कैसे कर सकते हैं, यही आपकी प्रश्नावली का ही सवाल है। इसी सवाल को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप अन्य सवाल है वो इसके माध्यम से आप निकाल सकेंगे। तो हमने ये अलग अलग प्रकार के सवाल है आपकी प्रश्नावली से ही लिए हैं और इसी को हल कर करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं वैदिक गणित में भाग संक्रिया। तो ये तो हो गई आपके वैदिक गणित, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। और इसमें आज आपकी चौथी और अंतिम संक्रिया है वो है भाग संक्रिया, जो कि मूल संक्रियाओं की श्रेणी में आती है। भाग संक्रियाओं में सबसे पहली जो संक्रिया होती है वो है सूत्र निखिलम विधि से भाग करना। और दूसरा होता है आपके प्रावर्त्य। दूसरी जो विधि है इस निखिलम के बाद दूसरी विधि है वो है प्रावर्त्य योजियत विधि। जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तीसरी और अंतिम विधि है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि जिसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक एक चीज क्लियर कर करके बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये एक विधि बताने का, इस भाग संक्रिया के अंदर जो सूत्र निखिलम विधि है, इस एक विधि बताने का कारण यह है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो छोटा कर देंगे लेकिन अलग अलग बनाएंगे ताकि ये जो चीज है वो आपके अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि उदाहरण 2-3 उदाहरण एक संक्रिया के 2-3 उदाहरण बताने होते हैं
तो ऐसे में तीनों अगर साथ में बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा फिर आपकी समझ में आने में थोड़ी समस्या होगी। इसलिए हमने एक विधि चुनी है। इस एक विधि के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक विधि को मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो वो है सूत्र निखिलम विधि से भाग करना। और सूत्र निखिलम विधि से भाग है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी गणित के सवाल है वो है सवाल, उसमें पहला है 1245 में 97 का भाग है। और सवाल नंबर 2 है वो है आपका 311 में 8 का भाग। 311 में 8 का भाग। और सवाल नंबर 3 है वो है आपके 1013 में 88 का भाग। 1013 के अंदर 88 का भाग। तो इस प्रकार से हमने आपकी पुस्तक से ही अलग अलग सवाल लिए हैं और उसी सवालों को हम आपके सामने हल कर करके बताएंगे, ताकि आप अन्य प्रश्नावली के जो सवाल है उनको अच्छे से समझ पाए, अच्छे से कर पाए। तो आइए आज हम जानते हैं सबसे पहले 1245 में 97 का भाग देकर के। तो विद्यार्थियों, कुछ चीजें इसमें ऐसी होती है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और उस बातों को ध्यान में जब रखोगे तो सवाल एकदम आसान है, और उस बातों को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो वो चीजें हैं वो आपके लिए बेकार है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आपको इस सवाल की तरफ ध्यान देना है कि सवाल क्या पूछ रहा है। उस सवाल के ऊपर ये लिखा हुआ होगा सूत्र निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि आपको भाग संक्रिया के अंदर निखिलम विधि पूछ रही है, उसमें आपको उसी विधि से करना होगा, तभी आपका सवाल सही होगा, अन्यथा सवाल सही नहीं होगा। क्योंकि विधि जो पूछ रहा है उस विधि के अनुसार ही ये चीज करनी होगी। और ये वैदिक गणित से संबंधित आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में 10वीं की। तो ये चीज बहुत जरूरी है, 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मायने रखते हैं बोर्ड में। अब देखो, अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर ये जो 1245 है और 1245 के अंदर 97 का भाग देना है। तो ये जो 97 है वो है भाजक। 97 जो है वो भाजक है और ये भाज्य है। 97 भाजक है और ये 1245 भाज्य है। अब ये भाजक है वो कोई ऐसी संख्या के नजदीक होता है कि वो संख्या इस भाजक का आधार हो। मान लीजिए इसका आधार है वो 100 है, क्योंकि 97 है वो 100 के नजदीक है। अब आधार है वो जो संख्या है वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में हो सकती है। तो आपके ये मान लीजिए ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है तो इसका आधार क्या हो सकता है, मतलब कौन सी संख्या के नजदीक है ये, और जिस संख्या के नजदीक होती है वो ही उसका आधार माना जाता है। तो इसका आधार क्या होता है, आधार है इसका 100। आधार क्या होगा, एक चीज तो ये ध्यान रखने वाली है कि आधार अपन कैसे निकालेंगे। आधार निकालेंगे कि संख्या को पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या मतलब किस संख्या के नजदीक है, और जिस संख्या के नजदीक होती है वो ही संख्या उसका आधार होती है। तो आपका आधार हो गया 100। फिर आधार के बाद एक चीज और निकल करके आती है कि आधार के बाद अपने को और एक पूरक अंक और निकालना होता है। क्या चीज निकालनी होती है, पूरक अंक, जिसको पूरक संख्या कह सकते हैं, पूरक अंक। तो ये पूरक अंक कैसे निकलेगा, ये पूरक अंक निकलेगा आपके इस आधार में से जो भाजक संख्या है उसको घटाने पर आपके पास पूरक अंक आ जाएगा। ये देखो 100 माइनस 97 कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। क्या है 3, ये पूरक अंक है। तो पूरक अंक 3 है तो इसको अपन 3 नहीं लिख सकते। नोट करने वाली बात है कि 3 नहीं लिखते। तब आपके दिमाग में प्रश्न ये आता है कि 3 क्यों नहीं लिखते। 3 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ आधार के अंदर 2 जीरो है, इसलिए संख्याओं को इकाई में नहीं लिख सकते, अपने को दाई में यानी 2 अंकों में लिखना पड़ेगा। 2 अंकों में लिखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अपन इसके सामने 0 लगा देते हैं। इस 3 के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये संख्या किस में हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी दाई में।
इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 खंड बनाने होंगे, यानी ये जो सूत्र निखिलम विधि से आप भाग करते हैं तो इसको 3 खंडों में करना होता है, 3 इसके भाग होते हैं, 3 टुकड़ों में इसको करना होता है। तो कौन से टुकड़ों को किस जगह लिखना है और भाजक को कहाँ लिखना है और भाज्य को कहाँ लिखना है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ये तो है आपके भाज्य, क्या चीज है ये, भाज्य, और ये है आपके भाजक, यानी संख्या को भाजित करने वाला, और ये वो संख्या होती है जो भाजित होती है। ठीक है, और ये चीज आपके आधार समझ में आ गया और ये आपके पूरक अंक समझ में आ गया। तो चलिए अब अपन इसको हल करने की विधि की ओर चलते हैं। तो आइए, ये आपके पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये लास्ट वाला तीसरा खंड, यानी ये तो हो गया आपके प्रथम खंड, और ये हो गया आपके दूसरा खंड और ये हो गया आपके तीसरा खंड। तो इस प्रकार से इसके 3 भाग हो गए। अब 3 भागों में आपको ध्यान ये रखना है कि प्रथम खंड के अंदर क्या लिखना है। प्रथम खंड के अंदर आपको लिखना है कि भाजक जो होता है, ऊपर आपको भाजक लिखना होता है प्रथम खंड में। ये भाजक आपके पास C4 में है और भाजक के ठीक नीचे लिखना होता है पूरक अंक। तो पूरक अंक आपके पास क्या है, 0, 3 है। अब बात करते हैं दूसरे खंड की। तो दूसरे खंड के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि तीसरे खंड में आपको लास्ट वाले अंक लिखने होते हैं भाज्य के, ध्यान से सुनना, तीसरे खंड में भाज्य के लास्ट वाले अंक लिखने होते हैं। और वो लास्ट वाले अंक कब लिखोगे, जब आप उस आधार में जितने 0 है उतने ही आपको लास्ट वाले अंक भाज्य के लिखने होते हैं। अब भाज्य कौन सी संख्या है, 1245 है, 1245 है, तो आपको लास्ट वाले अंक तीसरे खंड में कौन से लिखने होंगे, 45 लिखने होंगे। और वो 45 क्यों लिखने होंगे, वो इसलिए लिखने होंगे क्योंकि आपके आधार के अंदर जो 0 है, 2 0 है, तो आपको 45 कहाँ लिखने होंगे, इस तीसरे खंड के अंदर 45 से लिखने होंगे। ये 4 और 5। अब आपके पास पीछे क्या बचे हैं, पीछे बचे हैं 12। इस 12 को दूसरे खंड के अंदर लिखने, 1 और 2, 12 को दूसरे खंड के अंदर लिखने। चलिए अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस निखिलम के अंदर आपको पहली जो संख्या है इसको नीचे हूबहू उतार देते हैं, जैसे है वैसे उतार देते हैं। तो आइए देखो, ये जो संख्या है इनको है वैसे उतार देंगे तो ये क्या उतर जाएगी, 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये 1 आ गया तो इस संख्या को इस 03 से गुणा करेंगे। किसको, 1 को 03 से गुणा करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे, 1 को 03 से। तो सबसे पहले अपन करेंगे 0 से गुणा, यानी 1 को 0 से गुणा करेंगे। तो किसी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस 0 को अपन यहाँ लिख देंगे। ये 0 कहां से आया, समझ में आ रहा है। ये 0 देखो, इस 1 को 0 से गुणा करा तब 0 आए। फिर अपन दूसरा अंक 3 है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब 3 लिखने के लिए यहाँ तो जगह है नहीं, अगले वाले कॉलम यानी तीसरे कॉलम में चले जाएंगे। तीसरे कॉलम में इस संख्या के 4 के नीचे अपन 3 लिख देंगे और आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको डैश के रूप में खाली छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अपन चलते हैं इस 2 और 0 को जोड़ने की ओर। 2 और 0 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 आ गया। अब फिर से अपन इसका तो गुणा अपन ने पिछले में कर लिया। अब अपन इस 2 को इस 03 से गुणा करते हैं। 2 को 03 से गुणा करेंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 0। और फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ 6 अपन लिख देंगे। अब चलिए आगे। अब यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ जो बची है ना, इसको अपन जोड़ देंगे। 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 5 और 6 हो जाएंगे 11, 11 का 1 और 3 और 4 हो जाएंगे 7 और 1 हासिल हो गई 8। तो यहाँ कितने आ गए अपने पास, 81। तो ये 81 क्या है, ये 81 है आपके शेषफल और ये जो 12 है वो आपके हैं भागफल। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये अगर शेषफल अगर इस भाजक से
इस भाजक से अधिक आगे तो क्या करें, ऐसा सवाल हमने आगे वाले सवाल में बताने का प्रयास करा है। आगे वाले सवाल में बताएंगे, ये इसीलिए आगे वाला सवाल हमने लिया है और इसमें बताएंगे। देखो तो ये इसका भागफल क्या हो गया, इसका भागफल हो गया 11 सॉरी 12, भागफल 12 हो गया और शेषफल हो गया इसका 81। तो ये निखिलम विधि से भाग आपका पहला कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा भाग करते हैं। तो विधि वो सेम ही है। अब आपको उस विधि के अंदर वो बताना है कि भाई शेषफल बचता है तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो वही है इसमें भी। अब इसमें दो तीन चीजें थोड़ी सी नई हो जाएगी, ज्यादा नई नहीं है, थोड़ी सी नई हो जाएगी, वो आपको गौर से देखनी होगी। देखो इसमें 311 है और 8 है, तो भाज्य कौन सा हुआ, भाज्य तो हुआ 311 और भाज्य कौन हुआ 8, भाज्य कौन हुआ 8। तो इसमें आधार क्या है, आधार क्या मानेंगे। अब आप आधार अपने आप बना सकते हैं। आधार अपने आप इसलिए बना सकते हैं कि आधार संख्या में अंक कितने हैं, संख्या में अंक 1 है, तो 1 है, इसका मतलब आधार कितना हो सकता है, 1 शून्य वाला आधार हो सकता है। और जब 1 शून्य वाला आधार हो सकता है तो इसका मतलब 10 हो सकता है। तो क्योंकि ये जो संख्या है वो 10 के नजदीक है, कौन है 8 जो है वो 10 के नजदीक है, इसलिए इसका आधार जो है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आधार 10 है तो फिर अपन इसका पूरक अंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरक अंक। ये पूरक अंक आ गया। अब पूरक अंक किससे निकालेंगे, वही सेम प्रक्रिया है, यानी आधार माइनस भाज्य, आधार माइनस भाजक, तो पूरक अंक आ जाएगा आपके पास है 2। अब पूरक अंक 2 आ गया। अब वही प्रक्रिया है, इसके 3 खंड बना लेंगे। तो ये तो हो गया आपके पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये हो गया आपके तीसरा खंड। अब इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट खंड हो गया, ये सेकंड खंड हो गया और ये थर्ड खंड हो गया। ये आपके 3 खंड हो गए। इन तीनों खंडों में आपको इस भाग को करना है, तरीका वो सेम ही है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं भाज्य। भाज्य कौन है, ये है भाज्य। भाज्य इसको 8 को यहाँ लिखते हैं और फिर अपन लिखेंगे इसके जो पूरक अंक है, वो पूरक अंक कितने हैं, पूरक अंक है या 2। अब आप बोलोगे कि भाई सर आपने उसमें तो 0 3 लगाया और इसमें 2 ही कैसे लिखोगे। इसमें 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपके आधार का जो अंक है उसमें 1 ही 0 है। आधार के अंक में कितने 0 है, 1 ही 0 है, इसलिए यहाँ अपने को 0 रखने की यानी दाई में बनाने की जरूरत है, सैकड़ा में बनाने की जरूरत नहीं है। ये इकाई में है तो इसको है वैसे के वैसे 2 ही लिख देंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे की ओर। आगे चलेंगे तो अब पीछे क्या बचा, 311 भाज्य। अब भाज्य को कहाँ लिखेंगे। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आधार काम आएगा, कि यहाँ जो अंक होंगे वो आधार के आधार पर ही लिखे जाएंगे, कि जितने आधार है उतने ही अंक यानी उतने ही संख्याएं आपको यहाँ लिखनी है, बाकी संख्याएं दूसरे कॉलम में लिखनी है, यानी 2 नंबर कॉलम में लिखनी है। अब आधार कितने हैं, आधार तो 1 शून्य वाला है, 1 शून्य वाला आधार है, तो आपको कितने अंक यहाँ लिखने हैं, यहाँ आपको 1 ही अंक लिखना है। बाकी 2 अंक है वो कहाँ लिखने हैं, ये 3 और 1 यानी 31 जो है वो यहाँ आपको लिखने हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें होती है। अब इसको यहाँ लिख दिया। अब चलो आगे, अब वही विधि से हम अब आगे चलते। देखो अब अपन भाई इस पहली संख्या को है वैसे के वैसे उतार लेते हैं। पहली संख्या को है वैसे के वैसे उतार ले तो ये 3 आ गए नीचे। अब अपन 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 6, ये 6 इसके नीचे उतार लिए, 6 इसके नीचे उतार लिया और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ अपन डैश कर देंगे। फिर इस 6 और 1 को जोड़ा तो क्या आ गया अपने पास 7, और फिर 7 को और 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 और 4 यानी 14 आ गए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि सर यहाँ 14 कैसे लिख दिए। यहाँ 14 अपन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ हम जब काउंटिंग करेंगे तो 14 और 1 ही गिनेंगे। इनको क्या गिनेंगे, 14 और 1, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, इसलिए इसमें से 1 ही अंक अपने को मानना है। क्योंकि ये जो अंक है इसमें ये साथ नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ 1 ही आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसलिए 14 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ जो अंक हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएंगे 15। ठीक है।
अब प्रश्न ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है। 15 हो गए क्योंकि शेष पर 15 है और भागफल आपके पास है 37 आ रहे हैं। तो अब अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इकाई का अंक 1 इसलिए होना चाहिए क्योंकि आधार के अंदर एक ही 0 है, इसलिए इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इकाई का अंक 1 होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि ये जो 1 है इनको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। किसके साथ? 1 के साथ है, इस 37 के साथ अपन जोड़ देंगे। इस 37 के साथ 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपके पास है 37 के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो अब देखो, अब 37 और 1 ये जुड़ करके कितनी, ये कब काम आएगा? ये जब काम आएगा तब आपके शेषफल अधिक बचते हैं, तब आपको इसको दोबारा करना होता है, आगे और बढ़ाना होता है। तो 37 प्लस 1 कितने हो गए? 38। इसके भागफल हो गए 38। अब ये जो भाज्य है ना, इसको इसके नीचे उतारेंगे, इसको इसके नीचे उतारेंगे। किसके नीचे? 15 के नीचे उतारेंगे। इसको 15 के नीचे उतारेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? यहाँ 8 को यहाँ उतार लिया, 8 को यहाँ उतार लिया। अब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 15 माइनस 8 क्या बच जाएगा? 7। ठीक है, 7 बच गया। इसका मतलब जो भाज्य है इस भाज्य से भाजक है, भाजक से शेषफल अधिक नहीं है। अब इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेषफल अधिक नहीं है, इसलिए यहां तक ही करेंगे। तो यहाँ भागफल आ गया आपके पास है, भागफल है 38 और ये शेषफल जो है वो आ गया आपके पास है 7। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल हो गया प्रश्नावली 1 का, कक्षा 10 गणित विषय का। चलिए अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल अपना है वो है कि 1013 के अंदर 81 का भाग देना। वही सेम प्रक्रिया है। तो इसका आधार क्या है? अंदाज लगाओ। अगर इसका आधार 100 हो सकता है तो इसका आधार क्या होगा? इसका आधार भी 100 ही होगा। तो आधार क्या होगा? इसका आधार होगा 100। अब पूरक अंक की बात करते हैं तो पूरक अंक क्या होगा इसका? इसका पूरक अंक होगा 100 माइनस ये जो भाजक है इसको घटा लेंगे। किस में से? आधार में से भाजक को घटाएंगे। ये है भाज्य, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है। ये भाज्य, तो इसमें से ये घटा लेंगे तो 88 घटा लेंगे तो पीछे क्या बचेगा आपके पास है? 12 बच जाएगा। तो पूरक अंक क्या आ गया आपके पास? 12 आ गया। चलिए अब इसी विधि से, जैसे पिछले हमने 2 सवाल करे हैं, उसी विधि से आपको ये सवाल करने हैं। देखो इसी विधि से अपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके हो गया फर्स्ट खंड और ये सेकंड खंड हो गया और ये हो गया आपके थर्ड खंड। ये 3 भाग हो गए इसके। अब तीनों भागों को अपन जो पीछे सवाल समझे उसी तरीके से अपन समझेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? भाजक लिखना होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपको भाजक लिखना है और भाजक के ठीक नीचे क्या लिखेंगे? उसी लाइन के अंदर भाजक के ठीक नीचे लिखेंगे आप पूरक अंक। तो पूरक अंक कितने हैं? 12। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पूरक अंक 12 है, यानी इसके आधार में 2 शून्य है तो पूरक अंक 12 के 12 ही लिखना है। इसमें किसी प्रकार का फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे भाज्य की। तो भाज्य को अपन कैसे लिखेंगे? भाज्य अपने पास 1013 है। 1013 तो तीसरे खंड के अंदर अपन क्या लिखेंगे? तीसरे खंड के अंदर 2 अंक लिखेंगे क्योंकि आपके आधार के अंदर 2 शून्य है। आधार के अंदर 2 शून्य तो आप 2 अंक लिख सकते हैं। तो अपन 1 और 3 इसे के अंदर लिख देंगे और ये जो 10 है वो इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये 1013 इस प्रकार से हो जाएंगे। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। तो वो सेम ही फॉर्मूला है कि फर्स्ट संख्या को आप है वैसे वैसे उतार देंगे। तो 1 को है वैसे वैसे उतार दिया, फिर 1 को 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, 1 को 12 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा? 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। 12 आएगा तो 1 को तो इसके नीचे लिख देंगे और 2 को अपन आगे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे और 1 इसके नीचे बेस कर देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। 1 और 0 को जोड़ा तो क्या आया? 1। अब अपन इस 1 को इस वाले 1 को फिर से 12 से गुणा करना है। पहले तो इस वाले 1 को 12 से गुणा किया तब अपने पास 12 है।
अब इस वाले एक को फिर से 12 से गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपने एक बार कर दिया और दोबारा नहीं करो, फिर से एक बार इस 12 को और गुणा करना है। तो ये आपके फिर से 12 आ जाएंगे। तो ये 12 आपको यहाँ लिखने हैं, 12 यहाँ लिखने हैं। तो चलो अब इनको जोड़ो, यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, नीचे बची नहीं है, इनको जोड़ो। तो 3 और 2 कितने हो गए आपके पास? 5 हो गए, और 4 3 और 1 4, तो कितने आ गए आपके पास? ये आ गया आपके पास 45। तो 45 क्या है? इस भाज्य से अधिक थोड़ी है, भाज्य से अधिक नहीं है। तो 45 आपके शेषफल हो गए और 11 आपके भागफल हो गए। तो भागफल कितने आ गए यहाँ आपके पास? इस सवाल के अंदर भागफल कितने हैं? 11 है। और शेषफल कितने हैं? शेषफल है आपके पास 45। कहने का मतलब शेषफल इससे अधिक नहीं है। किससे? भाज्य से। भाजक से शेषफल अधिक नहीं है तो आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भाजक से शेषफल अधिक है तो आप सवाल नंबर 2 की तरह इस प्रक्रिया को फिर से दोहरा सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा भाग संक्रिया के अंदर सूत्र निखिलम विधि से भाग, जिसमें हमने आपके विषय के प्रश्नावली 1 के 3 सवाल आपके सामने कर करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको मेरी बात समझ में आती है, मेरे सवाल समझ में आते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को इस चीज़ का फायदा हो। तो आप लगातार इस कोरोना काल के अंदर पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो, बोर्ड की परीक्षा के अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो बची हुई संक्रिया है इसको और करेंगे और समझेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इस गणित के जो सवाल है इसको निकालते रहिए। धन्यवाद।